हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बिज टॉक्स में। आज हम फिर से नए एक मुद्दे को लेके आए हैं आपके लिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है जानना हमारे लिए। यहाँ हम आज बात करने वाले हैं मैंडेटरी कोटिंग प्रोविजंस ऑफ पैन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। यहाँ पे पैन आप सभी को पता है दोस्तों कि 10 अंकों का एक डिजिट होता है, एक अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होता है जो हम सभी को मिलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, जो कि हमारे लिए वन एंड ओनली नंबर एक इंडिविजुअल के लिए एक ही होता है। और कोई भी इंडिविजुअल दो पैन नहीं रख सकता इंडिया में कानूनी तौर पे। तो एक इंडिविजुअल जो एक पैन लेके रखता है उससे कई तरह के ट्रांजेक्शन, जैसे इनकम टैक्स ने बताए हैं, जहां उन्हें अपना पैन कोड करना पड़ता है वो ट्रांजेक्शन करने के लिए। और जो भी दुकानदार या फिर सेवा प्रदाता यानी कि सर्विस प्रोवाइडर होता है, उन्हें भी वो पैन उनसे कलेक्ट करना होता है और अपने रिकॉर्ड्स में रखना पड़ता है। कई ऐसी लिमिट्स भी होती है दोस्तों, जो कि उनके ऊपर अगर कोई ट्रांजेक्शन अगर कोई इंडिविजुअल या कोई भी करता है तो वो सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की तरह मानी जाती है और उन्हें रिपोर्ट करना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, एक सेलर या सर्विस प्रोवाइडर को, या फिर जो भी एक्सचेंज है इस चीज़ के लिए जिनका नाम बताया गया है, जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, उन सभी को एक लिमिट क्रॉस होने के बाद, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास वो जानकारियाँ आ जाए और जब भी कोई अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा साल के अंत के बाद, तो वो जानकारियों के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन सारे ट्रांजैक्शंस को मैप करके देखता है कि क्या ये सब ट्रांजैक्शंस जो हुई हैं उन्हें सही ढंग से इनकम टैक्स रिटर्न में बताया गया है कि नहीं, उनका इन्वेस्टमेंट हुआ है, ऐसे कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हुए हैं, वो उनकी इनकम से जस्टिफाई हो रहे हैं या नहीं, क्या वो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम तो नहीं कर रहे हैं। इन तरह की बातों का इनकम टैक्स इससे पता लगाने के लिए ये सब नियम उन्होंने बनाया है। तो आज हम चलिए बात करेंगे उन नियम के बारे में। ये नियम दोस्तों दिए गए हैं सेक्शन 139A(5)(c) के अंदर इनकम टैक्स एक्ट के, और इन ट्रांजैक्शंस को लिस्ट किया गया है रूल 114B में। ऐसे 18 ट्रांजैक्शंस बनाए गए हैं दोस्तों जहाँ पे पैन कलेक्शन मैंडेटरी है। तो उन ट्रांजैक्शन के बारे में आपको मैं बहुत ही ब्रीफ तरीके से बताने वाला हूँ। पहला ट्रांजैक्शन है मोटर व्हीकल खरीदने पर अदर देन टू व्हीलर यानी दो पहिया वाहन छोड़ के कोई भी मोटर व्हीकल अगर खरीदा जाता है तो उस पर पैन नंबर कोड करना पड़ता है आपको अपना, और सेलर को कलेक्ट करना पड़ता है। दूसरा ट्रांजैक्शन हो गया, जैसे आपका अगर आप बैंक में कोई भी तरीके का खाता खुलवाने जाते हो, चाहे वो सेविंग्स करेंट या जो भी हो, वहाँ आपको पैन नंबर कोड करना पड़ता है। फिर आप डीमेट अकाउंट अगर खुलवाते हो तो भी आपको, डीमेट अकाउंट वो होता है दोस्तों जो आप सभी जानते होंगे शायद, कि शेयर्स जिससे खरीदे बिक्री किए जा सकते हैं शेयर मार्केट के, उन्हें डीमेट अकाउंट बोलते हैं। शेयर मार्केट या दूसरे शेयर्स को भी हम खरीद बिक्री करके अपने डीमेट में पार्क कर सकते हैं। उन शेयर्स की खरीद बिक्री करने का जो खाता होता है डीमेट अकाउंट, वो खुलवाने के लिए भी पैन लेना पड़ता है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्चुअली उन डेटा को भी फेच करता है वहाँ से कि क्या ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। अगर आप कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ले रहे हो या उसके थ्रू कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उनमें भी पैन मैंडेटरी होता है, पैन आपको बताना पड़ता है। फिर अगर आप कोई होटल या रेस्टोरेंट में नगद में 50,000 से ज़्यादा भुगतान करते हो तो भी आपको पैन कोड करना ज़रूरी है। अगर आप ये सोचोगे कि हमने बुकिंग कर लिया, कोई शादी या कोई पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी कुछ भी कर लिया और अगर नगद में दे दिया पैसे, तो वो कहीं रिकॉर्ड में नहीं आएगा, इस तरह की गलतफहमी बिल्कुल मत रहिए। वहाँ पैन नंबर आपका चला जाता है उस सेलर के पास। तो कुछ एक ट्रांजेक्शन ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ उसे रिपोर्ट करना पड़े, या कुछ बाद में भी ऐसे ट्रांजैक्शन या डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन्हें पता करने के लिए उन लोगों से वो डाटा मांग सकते हैं कि किन किन लोगों ने तुम्हारे यहाँ पे कोई पार्टी की थी, हॉल बुक किया था, 10 लाख रुपए से ऊपर की ट्रांजैक्शन की थी, 2 लाख रुपए के ऊपर की ट्रांजैक्शन की थी, उनकी लिस्ट हमें दो, ताकि वो उनका इनकम टैक्स रिटर्न मैपिंग करके देख सके, पता लगा सके कि क्या उन लोगों ने इतने खर्चा जो लोग कर रहे हैं उनकी इनकम उस हिसाब से उन्होंने अपनी रिटर्न्स में शो की है या नहीं की है। उसके बाद अगर फॉरेन ट्रैवल के लिए अगर कोई चला जाता है, कहीं पे फॉरेन खरीदता है या फिर कोई इस तरह की खर्चे करता है फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड 50,000 से ज़्यादा कैश में, तो भी उन ट्रांजैक्शन में पैन हमें कोड करना ज़रूरी है। अगले ट्रांजैक्शन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में अगर कोई भी 50,000 से ज़्यादा सालाना निवेश करता है तो उनको पैन नंबर अपना कोड करना पड़ता है म्यूचुअल फंड कंपनीज़ को। अगर आप किसी कंपनी का बॉन्ड्स या डिबेंचर्स ले रहे हैं तो भी आपको उन कंपनी को अपना पैन नंबर कोड करना पड़ता है। और
अगर आप आरबीआई की भी बॉन्ड्स खरीदते हो, रिजर्व बैंक के कुछ बॉन्ड्स होते हैं जो रिजर्व बैंक इशू करता है, उन बॉन्ड्स को खरीदने पे भी अगर 50,000 से ज़्यादा सालाना अगर आप खर्च कर रहे हैं तो भी आपको अपना पैन नंबर उन्हें कोड करना पड़ेगा। उसके बाद आइए, ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कि हम कई बार जाते हैं बैंक में तो हमें कैशियर बोलता है कि अपना प्लीज़ आप पैन नंबर इसके ऊपर पे स्लिप के ऊपर लिख के दो, या फिर अपना पैन कार्ड का कॉपी इसके साथ अटैच करके आप मुझे दो। उन सब ट्रांजेक्शन को भी एक्चुअली इन्हीं रूल्स के अंडर लिस्ट किया गया है, इसीलिए बैंक वाले को ये चीज़ करनी पड़ती है, क्योंकि अगर 50,000 से ज़्यादा अगर कोई अपने बैंक खाते में नगद राशि जमा कराता है तो बैंक को उसका पैन नंबर लेना पड़ता है। उसके बाद अगर कोई डीडी, डिमांड ड्राफ्ट या फिर पे ऑर्डर 50,000 से ज़्यादा की राशि का अगर कैश दे के बनवाता है तो भी बैंक को उनका पैन नंबर कलेक्ट करना है। हालांकि ज़्यादातर बैंक से भी ये बंद ही कर चुकी है, डीडी कैश में इशू करते ही नहीं है, कुछ बैंक करते हैं तो उनके लिए नियम लागू होगा। टाइम डिपॉजिट्स, जो कि हम लोग जनरली फिक्स डिपॉजिट्स के नाम से जानते हैं, जो कि एक लंबे अंतराल के लिए बनाई जाती है, जीरो टाइम डिपॉजिट के नाम से जाने जाते हैं या फिक्स डिपॉजिट के नाम से जाने जाते हैं। अगर उनमें अगर हम 50,000 से ज़्यादा अगर एक बार में खरीद रहे हैं या पूरे साल के दौरान चाहे 25,000 के 20 बार खरीदे, 5 लाख से ज़्यादा अगर ले रहे हैं फिक्स डिपॉजिट्स, तो भी हमें उन्हें पैन नंबर बैंक को पुट करना पड़ेगा, या फिर जिस भी इंस्टीट्यूशन, निधि कंपनी हो, चाहे वो कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो, उन्हें हमें देना पड़ता है। अगला हो गया प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं, आजकल बहुत सारे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स आ गए जहाँ पैसे पहले से आप डाल के रख सकते हो। वो अगर 50,000 से ज़्यादा ले रहे हो तो भी आपको अपना पैन नंबर कोड करना पड़ेगा। लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम अगर आप साल में 50,000 से ज़्यादा देते हो तो आपको लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को अपना पैन नंबर कोड करना पड़ेगा। अगर आप सिक्योरिटीज़ खरीदते हो, सिक्योरिटीज़ जो कि स्टॉक नहीं है, सिक्योरिटीज़ एक बंच होता है स्टॉक्स का, शेयर्स का, वो अगर आप खरीदते हो 1 लाख रुपए से ज़्यादा एक ट्रांजेक्शन की, तो भी आपको पैन नंबर अपना कोड करना पड़ता है। अगर आप अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ खरीदते हो या फिर बेचते हो, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ ऐसी सिक्योरिटीज़ है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं की गई। अगली कैटेगरी दोस्तों है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी आपका घर, दुकान, कोई फ्लैट, लैंड, जहाँ पे ज़मीन इन्वॉल्व हो, कोई भी तरीके की चीज़ ऐसी होती है तो हमें 10 लाख रुपए से ऊपर अगर हम उन्हें खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो हमें उनका पैन नंबर कोड करना पड़ता है अपना वहाँ पे। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर ऐसा लगता है कि 10 लाख से नीचे आपने उन्हें रजिस्ट्री किया है और मगर फिर भी उनकी वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा हो सकती है, तो वो सेक्शन 50C के अंतर्गत अपना अलग से वैल्यूएशन वापस से करवा सकती है उसका। और अगर वहाँ 10 लाख से ऊपर होता है तो आपको अपना पैन नंबर वहाँ भी कोड करना पड़ेगा। तो पैन नंबर कोड करना यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी को 10 लाख से ऊपर के लिए लागू है। और अगली जो कैटेगरी है वो हम सब के लिए लागू है लगभग, क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी भी व्यवसाय से जुड़े हों। तो कोई भी गुड्स या सर्विसेज जो हमारे पिछले हमने 7-17 चीज़ों के बारे में जो बात की है अभी, उनके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि इन 17 में इंक्लूड नहीं है, और अगर हम किसी भी कस्टमर के साथ 2 लाख रुपए के ऊपर का ट्रांजैक्शन अगर करते हैं तो हमें उनका पैन नंबर लेना ज़रूरी है। हालांकि अभी जीएसटी आने के बाद अगर कोई रजिस्टर्ड डीलर से आप ट्रांजैक्शन करते हो तो जीएसटी में उनका पैन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो ये कंप्लायंसेस बहुत हद तक अभी आसान हो गई जीएसटी आने के बाद। अब हम जानते हैं कि ये किन किन लोगों के लिए लागू नहीं है। अगर कोई माइनर चाइल्ड इन ट्रांजैक्शंस में एंटर करता है तो, और अगर उसकी माइनर चाइल्ड की इनकम टैक्सेबल नहीं है इनकम टैक्स के तहत, यानी कि आज के डेट में अगर बात करें तो 2.5 लाख से नीचे अगर वो इंडिविजुअल की तरह माना जाएगा, तो 2.5 लाख के नीचे है उसकी इनकम खुद की, जो क्लबिंग इनकम छोड़ के, तो वो अपनी माता या पिता में से किसी एक का पैन नंबर भी यहाँ कोड कर सकता है। और गवर्नमेंट ऑफिसेज यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कंस्यूलर ऑफिस या फिर नॉन रेसिडेंट, इनके लिए भी ये सेक्शन लागू नहीं होता है। और फॉर्म 60 एक ऐसा फॉर्म इनकम टैक्स ने प्रेस्क्राइब किया है कि अगर कोई इंडिविजुअल या कोई भी जो इस धारा के अंतर्गत आता है मगर उसका पैन नंबर नहीं है क्योंकि उसकी इनकम इतनी नहीं है, 2.5 लाख से कम है सालाना, और उसे पैन नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है और उसने पैन नंबर लिया ही नहीं है, तो वो फॉर्म 60 में अपनी डिटेल्स भर के जमा करा सकता है इन ट्रांजैक्शन के वक्त कि मेरे पास पैन नहीं है और मेरा नाम, पता वगैरह वगैरह जो भी उस फॉर्म की रिक्वायरमेंट है वो भर के देगा, तो ये ट्रांजैक्शन कर सकता है। और जो फॉर्म 60 लेगा उसे एक फॉर्म 61 फाइल करना पड़ेगा इनकम टैक्स के साथ कि फलाना इंसान ने मुझसे ये ट्रांजैक्शन की थी जिसकी ये पैन नहीं है, उसकी जानकारी ये है, मैंने उसे इकट्ठा किया, ये आपको मैं दे रहा हूँ। फॉर्म 61 जो फॉर्म 60 के अगेंस्ट में दिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सेक्शन 272 के अंतर्गत यहाँ पर पेनल्टी का भी प्रावधान है। 10,000 रुपये की पेनल्टी लगाई जा सकती है। अगर किसी को पैन कलेक्ट करना था, वो अगर पैन नहीं कलेक्ट करता तो 10,000 पर ट्रांजैक्शन की पेनल्टी लग सकती है। और अगर किसी को पैन देना था, अगर वो पैन नहीं देता या गलत पैन देता है या ऐसा पैन देता है जो उसको बिलोंग नहीं करता,
तो भी उसके ऊपर 10,000 रुपये की पेनल्टी लगाई जा सकती है। मगर असेसिंग ऑफिसर को इन लोगों पे पेनल्टी लगाने के पहले उनको एक सुनवाई का मौका देना पड़ेगा। और हमें लेकिन फिर भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमें नेग्लिजेंसी की वजह से ये सब ट्रांजेक्शन के पेन हमने नहीं लिए हैं या नहीं दिए हैं तो हमें इसमें कोई भी रियायत मिलने वाली है नहीं। और अभी आप सभी को एक और इम्पोर्टेंट बात ये मैं बताने वाला हूँ कि एसएफटी के अगर ट्रांजेक्शन्स अगर होते हैं, कुछ एक सर्टेन लिमिट्स है जिस पे अभी हम बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एसएफटी के बारे में हम लोग कभी और वापस से चर्चा करेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप बता सकते हो कमेंट में। अगर उस तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो 6-6 महीने से पैन कलेक्टर यानी कि जिस दुकानदार को या सर्विस प्रोवाइडर को अपने अपना पैन जमा दिया है उन्हें एक 6-6 महीने से एक रिटर्न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है और वो 26A में रिफ्लेक्ट भी करता है। एक सेक्शन और है दोस्तों जिसमें पैन मैंडेटरी तो नहीं है, मगर इस सेक्शन की जो रेट बन जाती है TDS की, उसके कारण एक तरह से ये मैंडेटरी हो जाता है। वो सेक्शन है 206AA 206AA, जहाँ पे आपकी TDS की रेट 20% तक हो जाती है अगर आपने अपना पैन नहीं दिया है और सामने वाले को आपका TDS काटना है। ऐसा हो सकता है कि आपने अपना पैन आपके पास है मगर आप देना भूल गए, या उन्होंने ओवरलुक कर दिया, मांगने से रह गए, आप भी नहीं दे पाए, तो आपका TDS 20% तक भी कट सकता है। और आपको ये तभी पता चलेगा जब आपका पेमेंट आपके बैंक में आएगा और 20% पैसे कट चुके होंगे, या फिर आपका 26AS आप इनकम टैक्स साइट पे जाके जब डाउनलोड करोगे रिटर्न लगाने के समय या साल के अंत में बीच में कभी भी, तो आप देखोगे कि आपकी 20% रेट से TDS कटी हुई है। तो फिर आपको रिटर्न उनसे जाके बात करो, रिवाइज कराओ, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स में आप चले जाओगे उसके बाद। तो इसलिए आपको पहले से सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए किन किन ट्रांजेक्शन में आप जा रहे हैं, वहाँ TDS की रेट अगर लागू है, TDS कटेगा आपका, या फिर आपको काटना है तो आप पैन लेना या देना जहाँ भी जो है वो आप कंप्लाई कर लो। और अब हम लोग बात करते हैं कि आधार का यहाँ पे क्या रोल है। तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई सारी चीज़ों में आधार को भी पैन के साथ लिंक करके सब्स्टिट्यूट करना चाह रहा है। जैसे रिसेंटली उन्होंने ये एक लेके आए थे कि अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो आप आधार नंबर लिख के भी अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसी तरह से अभी वो पैन आधार लिंकिंग के लिए काफ़ी सारे प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं लोगों पे। हालांकि डेट एक्सटेंड हो रही है बार बार, मगर ये कभी ना कभी तो कंप्लीट होगा ही। और उसके बाद डिपार्टमेंट आपका आधार को भी एज ए पैन यूज़ करेगा। आप कहीं भी आधार दोगे तो भी आपकी जानकारी वो इकट्ठा कर पाएगा। तो अभी से आपने जहाँ आधार दिया है और तो उन ट्रांजेक्शन को आप सही से रिकॉर्ड करिए। और इन सब ट्रांजेक्शन जिनकी हमने बात की है, अगर आप इनमें डील करते हो एज ए सर्विस प्रोवाइडर और शॉपकीपर, तो आप पैन कलेक्ट करना चालू कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है। और अगर आप खुद जाते हो इस तरह के ट्रांजेक्शन करने के लिए तो भी अपना पैन आप कोट करिए ज़रूर से। उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी समझ में आ गई होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं और अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ आगे इनको फॉरवर्ड करिए इस वीडियो को, ताकि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। और अगर आपको किसी तरह का वीडियो अलग से चाहिए हम लोगों से तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि इस टॉपिक पे हमें वीडियो चाहिए। हम ज़रूर उसको कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने की। धन्यवाद।